याद है अपन ने अभी तक क्या सीखा था? कंपनी क्या होती है सीख लिया था। बताना जरा कंपनी क्या होता है। According to section 2 subsection 20, company is a association which comes under somewhat ऐसा ही कुछ definition comes under Companies Act 2013 or any other company law और फिर कंपनी एक्ट का एक्ट में आता है फिर और बस बाकी मैं बता बेटा कंपनी की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, यही पढ़ा था। आज हम सीख रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी। आप अगर मेरे नोट्स को देखोगे तो वहां पे आपको 3 ड्राइंग दिखेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ कंपनी को बेटा मैंने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। और तीसरा क्या है? अदर क्लास ऑफ कंपनी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 टाइप्स की कंपनी होती है। एक होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक होता है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। दोबारा बोल रहा हूं, हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं 3 बेसिस पे। पहला बेसिस कौन सा है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सॉरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। और तीसरा क्या है? अदर क्लास ऑफ कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 टाइप की कंपनी होती है। एक ऐसी कंपनी जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है और एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या पुराने वाले लॉ में रजिस्टर्ड है। तो पहला 2 वाला पॉइंट याद हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने टाइप की कंपनी? 2 टाइप की कंपनी। कौन कौन सी? स्टैट्यूटरी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आती है और ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है। किस में रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। दोबारा बोलो, हमने कौन से टाइप ऑफ कंपनी पढ़ा भी? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 टाइप की कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी जिस कंपनी को स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है और दूसरा क्या है बेटा? रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने लॉ में हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कौन सी है। नेक्स्ट पेज पे देखो, उसका एक फुल डायग्राम बना होगा। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कौन सी है? सुनने पे ध्यान देना। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी, बेटा पीडीएफ भेज दी आपके ग्रुप में। लाइबिलिटी के बेसिस में कंपनी 2 टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी कितने टाइप की है बेटा? हम कौन से बेसिस पे पढ़ रहे हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 2 टाइप की है, बहुत ही सिंपल। एक होता है बेटा पब्लिक कंपनी और एक होता है प्राइवेट कंपनी। बताऊंगा दोनों क्या होता है। अब पब्लिक और प्राइवेट फर्दर 2 टाइप का होता है बेटा। पब्लिक भी 2 टाइप का, प्राइवेट भी 2 टाइप का। कौन कौन सा? प्राइवेट लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, देखो पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट अनलिमिटेड। अभी जो लिमिटेड होता है फर्दर 2 टाइप का होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। सेम ऐसा ही बाइफर्केशन यहां पे भी होगा बेटा, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अभी जो गारंटी होता है फर्दर 2 टाइप का, having a share capital, not having a share capital। अगेन यहां पे गारंटी 2 टाइप के, हैविंग अ शेयर कैपिटल
श्रीभव एंड महिमा, आपका लेक्चर 9 बजे के बाद भी है। हैविंग ए शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, पहले इस कंपनी को पढ़ना सीखो, बाद में डिस्कशन बाद में। क्या लिखा मैंने, लायबिलिटी के बेसिस पे, बोलो मेरे साथ साथ, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक के दो टाइप्स, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट अनलिमिटेड। यहां तक हो गया, दोबारा बोलो, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट अनलिमिटेड। अब ये लिमिटेड दो टाइप के, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स, बोलो कैसे पढ़ेंगे, पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी, पूरा कंप्लीट करो, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, करेक्ट है। चलो अब इसको पढ़ो, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, प्राइवेट लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। पहले पढ़ना समझ में आ गया, पक्का। अब हम सीखते हैं कि दोनों कंपनी के फीचर्स क्या हैं। अगर मैं बोल रहा हूं पब्लिक लिमिटेड, तो इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इन्वेस्टर को हमने क्या नाम दिया यहां पे, मेंबर का, तो यहां पे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और यहां पे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सेम प्राइवेट लिमिटेड में लायबिलिटी लिमिटेड होगी, प्राइवेट अनलिमिटेड में लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पहला सवाल पूछोगे अमित सर लिमिटेड में कितना लिमिटेड, अब वो लिमिटेड या तो बाय शेयर्स होगा या तो बाय गारंटी होगा, लिमिटेड या तो बाय शेयर्स होगा या तो बाय गारंटी होगा। हम पहले लिमिटेड को छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं अनलिमिटेड की। अनलिमिटेड का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी वहां पे मेंबर्स जो होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होगी बेटा, अनलिमिटेड। अब आप पूछोगे अमित सर कितना अनलिमिटेड, अप टू पर्सनल प्रॉपर्टी। कितना अनलिमिटेड, अप टू पर्सनल प्रॉपर्टी। बताओ ऐसी लायबिलिटी किसी और कंपनी की है, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अप टू पर्सनल प्रॉपर्टी। फिर बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में और एक अनलिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस है, ध्यान से यहां पे बेटा डिफरेंस है। अगर मान लो मैंने और जया ने मिलकर कोई पार्टनरशिप खोला और साक्षी ने मुझे पैसे दिए, हम दोनों को, मुझे बताओ पैसे किसको दिए हैं, मुझे और जया को या हमारी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, मुझे और जया को, ये जानती हम दोनों को है, तो कल के दिन ये हम दोनों से गला दबा के पैसे लेगी। लेकिन अगर मान लो हम दोनों अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर है और फिर इसने अनलिमिटेड कंपनी को पैसे दिए, तो क्या हमसे मांगेगी, किससे मांगेगी, कंपनी से। याद रहेगा, तो सीधा ऐसे रट्टा मारो, अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली लायबल टू द क्रेडिटर, वेयर एज पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स डायरेक्टली लायबल टू द क्रेडिटर, उनको डायरेक्टली पे करना होगा। जबकि अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर लायबल होंगे किसके लिए, ओनली लिक्विडेटर के लिए, लिक्विडेटर जितना बोलेगा उतना। याद रहेगा, पक्का। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ये एग्जाम का, एग्जामिनर का या इंटरव्यू में चहीता क्वेश्चन होता है बेटा, अनलिमिटेड कंपनी के लायबिलिटी में और पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। क्या बोलोगे, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर डायरेक्टली लायबल होता है क्रेडिटर के लिए, वेयर एज अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर नॉट डायरेक्टली लायबल टू द क्रेडिटर, दे आर लायबल ओनली टू द लिक्विडेटर। कोई डाउट? चलिए अब ध्यान से, यहां पे जो पब्लिक लिमिटेड है वो या तो शेयर्स होगी या तो गारंटी होगी। ठीक है, पहले समझते हैं लिमिटेड का मतलब क्या होता है। लिमिटेड का मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कहां तक, या तो शेयर या तो गारंटी। पहले बात करते हैं शेयर्स की। अगर आप पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स के मेंबर हो तो आपकी लायबिलिटी होगी अप टू अनपेड कॉल। कहां तक, अप टू अनपेड कॉल। कौन मंगाएगा ये कॉल मनी, तो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंगाएगा। कौन मंगाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब मंगाएगा, कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले पहले। कौन मंगाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंगाएगा। कब मंगाएगा, कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले पहले। कौन मंगाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंगाएगा। कब मंगाएगा, कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले पहले। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं गारंटी की।
अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर हो तो आपकी लायबिलिटी होगी अप टू गारंटी अमाउंट, आपकी लायबिलिटी होगी अप टू गारंटी अमाउंट। कौन मंगाएगा बेटा? कंपनी का लिक्विडेटर मंगाएगा। लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी को बंद करने के लिए आता है, ठीक है। तो कौन मंगाएगा? लिक्विडेटर मंगाएगा। कब मंगाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, वाइंडिंग अप के बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आ रही है बातें समझ में? दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर हो तो आपका ये जो गारंटी अमाउंट होगा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके नाम के आगे लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गारंटी का मेंबर बना तो मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था 10,000, तो आई एम लाइबल ओनली फॉर 10,000। सौरभ के नाम के आगे लिखा हुआ था 20,000, सौरभ लाइबल हो जाएगा 20,000 के लिए। साक्षी के नाम के आगे लिखा हुआ था 50,000, सी इज लाइबल फॉर 50,000। जया के नाम के आगे लिखा हुआ था 2 लाख, तो ये लाइबल हो जाएगी 2 लाख के लिए। जिसके नाम के आगे जितना लिखा मतलब उसने उतना प्रॉमिस किया है कि भाई मैं इतना पैसा दूंगा। सवाल उठा ये पैसा कब मंगाया जाएगा उससे, तो बोला जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। जब कंपनी कहां जाएगी? वाइंडिंग अप में जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये पैसा मंगाया जाएगा। कब मंगाया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कौन मंगाएगा? कंपनी का लिक्विडेटर मंगाएगा। कौन मंगाएगा? कंपनी का लिक्विडेटर। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लिमिटेड बाय शेयर्स के मेंबर हो तो कौन मंगाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और लिमिटेड बाय गारंटी के हो तो लिक्विडेटर। कब मंगाएगा शेयर्स का पैसा? वाइंडिंग अप से पहले, और गारंटी का पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब इसी से बेटा 2 बाइफर्केशन और निकालो। गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, मतलब 2 फोल्ड लायबिलिटी, एक तो शेयर वाला और एक गारंटी वाला। तो शेयर्स वाला कब मंगाया जाएगा? वाइंडिंग अप से पहले, और गारंटी वाला कब मंगाया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा अब देखो गारंटी भी है और नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, तो ओनली गारंटी अमाउंट होगा, ओनली गारंटी अमाउंट होगा। एक बात बताओ, आप साक्षी बोल रहे हो, मिस्टर फिर तो डाउट है माइंड में। सर कंपनी का पास गारंटी है और गारंटी का पैसा आता कब है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सर फिर कंपनी चलेगी कैसे? वाइंडिंग अप के टाइम में पैसा आएगा ना, कंपनी को रन करना है ना, गोइंग कंसर्न में कंपनी चलेगी कैसे? इस टाइप की कंपनी को ग्रांट एंड डोनेशन मिलता है किसकी तरफ से बेटा? गवर्नमेंट की तरफ से। समझ में आ रहा? कोई डाउट यहां तक? बाइफर्केशन पूरा क्लियर? पूरा चार्ट समझ में आ गया? तो देखो जो चीज हमने यहां पढ़ा सेम चीज यहां पे लगा देना, बस वो प्राइवेट है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, थोड़ी देर में हम समझते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक बार फटाफट से रिकैप कर लो। लायबिलिटी के बेसिस पे बोलो आप लोग, कंपनी कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक फर्दर कितने टाइप की? 2 टाइप की, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड कितने टाइप का? 2 टाइप का, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कितने टाइप का? 2 टाइप का, गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। यहां पे लायबिलिटी कितनी? अप टू अनपेड कॉल। कौन मंगाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब मंगाएगा? वाइंडिंग अप से पहले पहले। अनपेड कॉल समझे ना, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 की, उसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन मंगाया, 2 रुपया अलॉटमेंट मंगाया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल मंगाया, बाकी का अभी तक नहीं मंगाया, दैट इज कॉल्ड अनपेड कॉल। ठीक है, तो लायबिलिटी कितनी होगी? अप टू अनपेड कॉल। कौन मंगाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पे अप टू गारंटी अमाउंट कौन मंगाएगा? लिक्विडेटर। ठीक है, यहां पे 2 लायबिलिटी, गारंटी प्लस शेयर कैपिटल, और यहां पे ओनली 1 लायबिलिटी, ओनली गारंटी अमाउंट। तो इस टाइप की कंपनी को चलाने के लिए क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? ग्रांट और डोनेशन। याद हो गया? इसी तरीके का बाइफर्केशन यहां पे भी, दैट इज प्राइवेट कंपनी। यहां तक कोई दिक्कत? 2 टाइप्स के हमने कंपनी पढ़ लिए, कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और अभी कौन सा पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब पढ़ रहे अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। टोटल 14 टाइप्स की कंपनी हम बेटा पढ़ेंगे अदर में। अदर में टोटल कितने पढ़ेंगे? 14 है ना, कुछ 16 टाइप्स की कंपनी बेटा हम अदर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ कंपनी के ऊपर इंफॉर्मेशन आते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहला हम पढ़ रहे बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में। सबसे पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइवेट कंपनी के बारे में। देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, मैं बस 5 फीचर आपको रटवा रहा हूं। किसी भी कंपनी में ये 5 फीचर्स आपको दिख जाए, समझ जाना वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, सबसे पहला फीचर, उस कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, ये पहला फीचर है। ठीक है,
उस कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 2। उस कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 200। लेकिन 200 में एक जोरदार चीज याद रखिएगा, इस 200 की लिमिट में अगर उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जिसने उस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उसको काउंट नहीं करना है। कंपनी का कोई है बेटा? एम्प्लॉय, उसने कंपनी के क्या ले रखे हैं? शेयर्स। चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या पास्ट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करना है। समझ में आ रहा? तो बोलो, नाम के एंड में क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने? 2। मैक्सिमम कितने? 200। ये कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, मतलब बाहर वालों से पैसा ये नहीं मंगवा सकती। ये कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। अच्छा, इस कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा। मैं ये नहीं बोल रहा कि शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन देयर इज सम कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या होता है? इनके आर्टिकल में लिखा होता है कि भैया तुझे शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुझे गाइड करेगा कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने हैं। कभी ये मत बोल देना कि इसके शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं होते हैं, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, सम कंडीशंस। जैसे पब्लिक कंपनी का शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। इस कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 2। मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम डायरेक्टर 15। मैक्सिमम कितने? 15। और अगर तुझे 15 से ज्यादा करना है तो शेयर होल्डर से एसआर लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा? एसआर लेना पड़ेगा। एसआर समझा चुका था ना, 75% से ज्यादा शेयर होल्डर हाँ में है। कोई डाउट यहां तक? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? इस कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। पब्लिक इशू ये ला नहीं सकती। शेयर्स ट्रांसफर के ऊपर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। मिनिमम डायरेक्टर कितने? 2। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने? 15। और 15 से ज्यादा करना है तो क्या लेना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर किसी भी कंपनी में तुझे ये सारी बातें दिख गई तो समझ जाना वो कंपनी कौन सी है बेटा? प्राइवेट कंपनी है। बस कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। ध्यान से, प्राइवेट कंपनी को 1956 के लॉ में नंबर ऑफ एंजॉयमेंट्स मिले हुए थे कि आप ये सारे फीचर्स ले सकते हो। अभी वो एंजॉयमेंट छीन लिया गया, मतलब अभी उनके ऊपर ज्यादा जो पहले एंजॉयमेंट था, रिस्ट्रिक्शन था, वो अभी बेनिफिट, जो भी पहले बेनिफिट मिला था आज के दिन वो बेनिफिट नहीं रहा। बहुत सारे बेनिफिट इनसे विथड्रॉ कर दिए। जैसे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगते थे। लोन टू डायरेक्टर का प्रोविजन इनके ऊपर नहीं लगता था। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है एज पर शेड्यूल, आज के दिन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, पहले शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनता था, अब वो भी इनके ऊपर लगेगा। मींस पहले प्राइवेट कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिक डोमेन में नहीं आता था, अभी आएगा। तो जो इनको बेनिफिट मिला था 1956 के लॉ में, अभी वो सब छीन लिए गए। ठीक है, तो मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस इनके विथड्रॉ कर लिए गए हैं। जो पहले बेनिफिट था अभी वो रिस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहा। याद रहेगा ये बातें? ये किसका फीचर है बेटा? पब्लिक प्राइवेट का। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे पहले याद हुआ था, इसमें लिखा हुआ है जो प्राइवेट नहीं है वो सब पब्लिक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो प्राइवेट है वो सब क्या है बेटा? पब्लिक है। लेकिन हमें ऐसे एग्जाम पे जो प्राइवेट नहीं है, नालायक सुनो, जो प्राइवेट नहीं है वो सब क्या है बेटा? पब्लिक है। जो प्राइवेट नहीं है वो सब क्या है? पब्लिक है। अच्छा, पब्लिक के भी फीचर्स है बेटा। पब्लिक के फीचर्स को कैसे याद रखना है? पब्लिक के नाम के एंड में लिखा होगा ओनली लिमिटेड। क्या लिखा होगा? ओनली लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बेटा नो लिमिट, तुम जितने चाहो उतने मेंबर बना सकते हो। ठीक है, ये कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है। ये कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है। इस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर के ऊपर किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इस कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3। ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं 15। 15 से ज्यादा करना है तो एसआर, 15 से ज्यादा करना है तो एसआर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक सिमिलैरिटी बता दो, तो ये 15 वाली दोनों में एक सिमिलैरिटी है ना, सिर्फ 15 वाली।
कि भाई दोनों के मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे 15, और 15 से ज्यादा करना है तो क्या लेना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। करेक्ट आ गया। चलो अब दोनों बताओ फटाफट। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा होगा लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा होगा लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे 7, मैक्सिमम नो लिमिट। पब्लिक इशू ये फ्रीली ला सकती है, शेयर ट्रांसफर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मिनिमम डायरेक्टर होंगे बेटा 3, मैक्सिमम कितने होंगे 15, और अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर करना है तो ऐसा। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे 2, मैक्सिमम कितने होंगे 200। 200 की लिमिट में प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉय को काउंट नहीं करना है। मिनिमम डायरेक्टर होंगे 2, मैक्सिमम कितने होंगे बेटा 15 से ज्यादा करना है तो ऐसा। दूसरा पब्लिक इशू रिस्ट्रिक्शन होता है, नहीं ला सकती है, और शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड होता है। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसको हम क्या बोल देंगे कन्वर्ट हो जाएगी वो किसमें पब्लिक कंपनी में। आ रही है बातें समझ में पक्का कोई डाउट। तो हमने 2 टाइप की कंपनी बेटा पढ़ी, कौन सी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्लियर हो गया यहां तक। कोई दिक्कत प्राइवेट और पब्लिक में कोई भी दिक्कत किसी को कोई डाउट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी बताओ कौन सा कंपनी दे रखा है। पब्लिक हो गया हमारा, प्राइवेट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ कौन सा लिखा हुआ है मेरे नोट्स में गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है चलिए अब समझते हैं सर गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं बेटा। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है ध्यान से सुनो। एनी कंपनी एनी कंपनी एनी कंपनी एनी कंपनी किसी भी कंपनी के ऊपर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोथ दोनों ने मिला के किसी भी कंपनी का अगर 51% या उससे ज्यादा 51% या उससे ज्यादा क्या एक्वायर कर लिया पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट। पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट। ये वोटिंग राइट वाली बात बेटा कब आई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया। समझ में आ रहा। वोटिंग राइट की बात पहले नहीं थी, पहले सिर्फ किसकी बात थी पेड अप शेयर कैपिटल। तो मेरे नोट्स में ओनली पेड अप शेयर कैपिटल लिखा होगा, वहां पे बेटा वोटिंग राइट भी डाल दो। ठीक है क्या डाल दो वहां पे वोटिंग राइट भी डाल देना है आपको याद रहेगा। और आई थी कब ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट आया। ठीक है ध्यान से सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस माइनस कॉल्स इन अरियर्स। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस माइनस कॉल्स इन अरियर्स। किसी भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे ज्यादा। किसी भी कंपनी का वोटिंग राइट 51% या उससे ज्यादा किसने एक्वायर कर लिया या तो इंडिविजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो कंपनी है अब क्या बन चुकी है पब्लिक कंपनी। रियल एग्जांपल दूं तो इंडिया में अभी ये कंपनी एग्जिस्ट करती है ओएनजीसी। ओएनजीसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा 52% का स्टेक है। तो ओएनजीसी कौन कहलाएगा बेटा गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। ओएनजीसी कौन सी कंपनी कहलाएगा गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं पक्का। अब एक बात बताओ क्या गवर्नमेंट कंपनी हमने बनाया, क्या गवर्नमेंट कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट किया ना, सिचुएशन पे वो हो गया। लेकिन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। आई बातें समझ में। अब ध्यान सुनना जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उनको एक हिदायत दी गई है कि जब तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होगा, कब खत्म होता है बेटा 30 सितंबर को। एजीएम जिस दिन खत्म हुआ उसके 3 महीने के अंदर में, एजीएम जिस दिन खत्म हुआ उसके 3 महीने, बेटा उसको ऊपर कर दो ना जब ठंडा लग रहा है तो इसको ऊपर कर दो। वेरी गुड बेंच पे चढ़ के कर लो। हाँ अगर बेटा क्या बोल रहा था मैं कहीं तो था। ओएनजीसी हाँ
जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसके 3 महीने के अंदर, सुनना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है तो एनुअल रिपोर्ट की कॉपी जाएगी राज्यसभा को और लोकसभा को। अगर स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है तो गवर्नर को। समझ में आ रहा? और सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का स्टेक है तो राज्यसभा, लोकसभा और गवर्नर सबको जाएगा। कितने महीने के अंदर में? 3 मंथ्स के अंदर में ये रिपोर्ट की कॉपी आपको भेजनी है। ठीक है, ध्यान से। सवाल ये उठा कि सर अगर किसी कॉरपोरेशन के ऊपर, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक हो जाए, तो क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट को हम आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टेट बोले क्या? और वहां पे स्टेट का मतलब है लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है। ठीक है, लॉ मेकर ने बोला नहीं, ये स्टेट नहीं कहलाएगा, ये स्टेट नहीं कहलाएगा। लेकिन आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो वो कॉर्पोरेशन स्टेट मान लिया जाएगा। 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो वो कॉर्पोरेशन क्या मान लिया जाएगा? स्टेट। अब ये कंडीशंस क्या है, ध्यान से। 100% कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। 100% वोटिंग राइट या पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अभी कितना है? 51 ना ओनली, बोला 100% कंट्रोल भी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 100% वोटिंग राइट या पेड अप शेयर कैपिटल भी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा, उस कंपनी की मार्केट में मोनोपोली होनी चाहिए, उस कंपनी की मार्केट में मोनोपोली होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, वो कंपनी सोवरेन फंक्शन कर रही हो, वो कंपनी क्या कर रही हो? सोवरेन फंक्शन कर रही हो। और उस कंपनी को हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, उस कंपनी को हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम क्या बोल देंगे कि वो कंपनी एज पर आर्टिकल 12 स्टेट बन गई है। एग्जांपल देता हूं जोरदार, जो आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। शिवाजी द बॉस मूवी देखी थी रजनीकांत जी की, जो साउथ की डबिंग थी। उस मूवी में जो रजनीकांत जी थे वो एनआरआई थे, इंडिया आए, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने देखा तो सोचा मैं कुछ करूं, पैसा था उनके पास, मैं कुछ करूं। जब वो काम करना शुरू किए इंडिया में तो देखा कितने मिनिस्टर्स ने उनको कितना नचाया, यहां से परमिशन, वहां से परमिशन, ये पैसे वो पैसे, सब खाने के लिए बोल रहे थे कि हम सब खाएंगे, ठीक है, तभी हम आपको ये काम करने देंगे। जब वो हार गए तब उन्होंने जब काम शुरू किया, किसी भी तरीके से केस वेस जीता, बाद में उनको फंसा दिया गया। फंसाने के बाद जब उनको जेल हुई और जेल से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, क्या किया? सारे ब्लैक मनी निकलवाए और उस ब्लैक मनी से पूरा सब कुछ बनाया जो उनका था कि मुझे ये सब चीज करना है। जब वो विलन जेल में गया और जेल से जब वो विलन बाहर आया तो क्या बोलता है अपने पुलिस वाले को कि भाई उसको रोक, वो क्या सब कर रहा है, इससे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसको रोको, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उससे क्या हो रहा है? पब्लिक की नजर में वो भगवान बनता जा रहा है, पब्लिक उसको ज्यादा सपोर्ट कर रही, हमें कोई नहीं कुछ करेगा, हमारा लीडरशिप तो गया, ठीक है। तो उस पुलिस वाले ने सुनना, उस मूवी में जाकर पुलिस वाले ने बोला सर आप उसको टच भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी सरकार खुद चला रहा है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो कौन सा फंक्शन कर रहा था? सोवरेन। सड़क बनाना किसका काम? गवर्नमेंट का, वो बना के दे रहा था। इलेक्ट्रिसिटी देना किसका काम? गवर्नमेंट का, वो दे रहे थे। स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बनाना किसका काम? गवर्नमेंट का, वो दे रहे थे। इसलिए क्या बोला कि वो कर क्या रहा है? सोवरेन फंक्शन कर रहा है, तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? मान लो सौरभ अभी सोवरेन फंक्शन करने लग जाए, ये गवर्नमेंट मान लिया जाएगा, ये गवर्नमेंट मान लिया जाएगा। अरे ये बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा है कि भैया किसी भी कॉर्पोरेशन में अगर ये 5 खूबियां तुझे दिख जाए, कौन सी 5 खूबी बोलो? 100% कंट्रोल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 100% शेयर्स किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस कंपनी की मार्केट में क्या होनी चाहिए? मोनोपोली, ठीक है। पहले जैसे बताऊं, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का मोनोपोली था। बैंकिंग सेक्टर में पहले गवर्नमेंट बैंक ही थे, आज के दिन देखो कितने प्राइवेट बैंक आ चुके हैं, एक्सिस आ चुका है, एचडीएफसी आ चुका है, कितने सारे प्राइवेट बैंक आ चुके हैं। पहले सिर्फ गवर्नमेंट की बैंक हुआ करती थी, पहले मोनोपोली था बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन अब है क्या? नहीं। दूसरा, पहले इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का सोवरेन था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी में कौन आ चुका है? अदानी आ चुका है, देन उसके बाद टाटा है,
सब है। उसके बाद पूरी की पूरी कंपनी हमने किसी डिपार्टमेंट को दे दी। मान लो किसी कंपनी ने टैक्स नहीं भर रखा है, 7,000 करोड़ का टैक्स है, उस कंपनी को टेक ओवर किसने कर लिया? डिपार्टमेंट ने। अब वो कंपनी क्या बन चुकी है? गवर्नमेंट। आ रही है बातें समझ में? पक्का केस का नाम याद रखना, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पक्का याद रहेगा बेटा? तो बताइए गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आपको समझ में आया या नहीं? याद रहेगा गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन? कितनी कंपनी हमने पढ़ ली? पब्लिक पढ़ लिया, प्राइवेट पढ़ लिया और गवर्नमेंट पढ़ लिया। करेक्ट है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा फिरंगी कंपनी। वही लिखा हुआ है ना, फिरंगी है ना। फॉरेन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। फॉरेन कंपनी, फिरंगी कंपनी। सबसे पहले फिरंगी कंपनी होती क्या है पहले उसको समझो। लॉमेकर क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो हुआ है आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका बिजनेस कहां है? इंडिया में। इनकॉर्पोरेशन कहां है? आउटसाइड इंडिया लेकिन बिजनेस कहां है? इंडिया में। फॉर एग्जांपल अमेजन है कहां की कंपनी? आउटसाइड इंडिया की, लेकिन बिजनेस कहां कर रही है? इंडिया में। दूसरा मैकडॉनल्ड्स है कहां की कंपनी? आउटसाइड इंडिया की, लेकिन बिजनेस कहां कर रही है? इंडिया में। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो इनकॉर्पोरेटेड कहां की? आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस कहां कर रही है? इंडिया में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ फॉरेन कंपनी। लेकिन कोई भी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो बेटा कुछ प्रोसीजरल कंप्लाइंस है। जब तक आप वो कंप्लाइंस पूरा नहीं करोगे आप क्या नहीं कर पाओगे बेटा? इंडिया में बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। अब फॉरेन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजरल कंप्लाइंस क्या है? ध्यान से देखो, आपको देख रहा है वहां पे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन मैंने लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है बेटा? इंडिया में। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फॉरेन कंपनी। अच्छा सेकंड देखो, अब वहां पे देखो 379 से लेके सेक्शन नंबर 393 दिख रहा। फॉरेन कंपनी जब भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी इनके ऊपर ये सारे प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, अब इन प्रोविजंस का कंप्लायंस देखो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? उनको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका ट्रू कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो फाइल करो, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। भाई चाइनीज वालों का तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होगा ना, जापानीज वालों का जापानीज में लिखा होगा। अब इंडिया में कोई इसको इंटरप्रेट थोड़ी कर पाएगा, तो इसके लिए आपको किस में लिखना पड़ेगा? इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? दूसरा, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस मतलब फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। तुम्हारी जो कंपनी है आउटसाइड इंडिया में उसका मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चाहिए। ठीक है, उसके बाद फुल एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका मुझे पूरा पर्टिकुलर्स और डिटेल चाहिए। फिर क्या देना पड़ेगा आपको? इंडिया में तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे तुम करने वाले हो वो चाहिए। जब तक तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो रहा है तब तक किसी ऐसे पर्सन का एड्रेस या नाम बताओ जिसके साथ आरओसी कम्युनिकेट कर सके। भाई अभी तक कंपनी बनी नहीं है ना, तुम तो बनाने की सोच रहे हो, तो इंडिया में कोई तो होना चाहिए जिससे मैं बात कर पाऊं कि हाँ बेटा प्रोसेस कहां तक चल रहा है। तो उसका एक एड्रेस, फुल नाम दोगे। देन फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी, इंडिया में कंपनी की कहां पे एड्रेस है वो देना है। तुम्हारे कंपनी का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा वो बताओ। देन डिक्लेरेशन दैट कि तुम्हारे कंपनी के कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरीके से कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। श्रीभा ग्रुप में नोट्स आया, सॉरी आपको नहीं दिया नोट्स क्या? मिला? चलिए ये बातें समझ में आ गई। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इतने सारे इंफॉर्मेशन दोगे
अब ध्यान से, आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि सर फॉरेन कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उनको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है। तो नीचे देखो फॉर्म का मैंने नाम लिख दिया है, FC1। FC1 कितने दिनों के अंदर है बेटा? 30 डेज के अंदर में। किसको फाइल करोगे? ROC को। ठीक है। अच्छा, अगर तुमने फॉरेन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट चेंज किया है, चेंज वाली बातें भी बतानी पड़ेगी ना FC2 में। किसको बतानी है? ROC को, विद इन 30 डेज। जब भी तुम चेंज करोगे उसके 30 डेज में। ठीक है। अब हर एक साल तुम्हें उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा FC4 में। किस में बेटा? FC4 में। कितने दिनों के अंदर में? जिस दिन कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसके 60 डेज में। देखो अभी मैंने क्या बोला, जितनी भी फॉरेन कंपनी है उनको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। कौन से फॉर्म के साथ अटैच करोगे? FC1 में। किसको फाइल करनी है? ROC को। कितने दिन के अंदर में? विद इन 30 डेज। ठीक है। चलो बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने। सबसे पहले तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि सर आपको कंपनी का वहां का एड्रेस बताना पड़ेगा। तीसरा हमने क्या बोला कि सर यहां पे जब तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है तब तक के लिए मुझे कैसे पर्सन का नाम बताओ जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। चौथा, कंपनी में तुम्हारे कौन कौन डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका नाम बताओ। फिर इंडिया में तुम्हारे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहां पे रहेगा, उसका एड्रेस बताओ। दूसरा, कब तुम्हारी कंपनी ओपन होगी, कब क्लोज होगी, उसका बताओ। क्या तुम्हारे कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड तो नहीं है कंपनी के साथ, उनका कोई नाता तो नहीं है, वो डिटेल्स मुझे बताइए। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे ROC मांग रही है वो सारी इंफॉर्मेशन ROC को दीजिए। कौन से फॉर्म में? FC1 में। कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अब जो तुमने कंटेंट ROC को भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा, उसमें तुमने कुछ चेंज किए हैं, बदलाव किए हैं। ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया तुमने, FC2 में बता दीजिए ROC को विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। जिस दिन आपने चेंज किया उसके 30 डेज में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है तो एनुअल जनरल मीटिंग के 60 डेज के अंदर में आपको एनुअल रिपोर्ट फाइल करने। किसको फाइल करने हैं? ROC को। कितने दिनों में? 60 डेज के अंदर में आपको एनुअल रिपोर्ट फाइल करने। किसको बेटा? ROC को। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलिए, तो ये था बेटा आपको फॉरेन कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन। उसके नीचे देखो 19 जुलाई 2016 के कुछ लिखा हुआ है, वो हटा देना, वो अपने काम की चीज नहीं है। हाँ, अब जो बातें बता रहा हूं बेटा जोरदार, अब जो बातें बता रहा हूं एकदम जोरदार। सेक्शन नंबर आपको देखो वहां पे 379 दिखेगा, दिख रहा है सेक्शन 379, बहुत ही गहराई से 379, पहले 379 देखो ना नालायक। सेक्शन 379 देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 379 प्रोवाइड्स दैट Section 379 provides that where not less than 50% of paid up share capital whether equity or preference or partly equity or partly preference of a foreign company। चलो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ABC एक फिरंगी कंपनी है बेटा। ये क्या है? फिरंगी कंपनी है। इस फिरंगी कंपनी का 50% शेयर्स, इस फिरंगी कंपनी का 50% शेयर्स, इस फिरंगी कंपनी का 50%, मान लेते हैं इस कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल है, 100 करोड़ का 50% मतलब 50 करोड़। किसने ले रखा है? देखो क्या लिखा हुआ वहां पे, उस शेयर्स को हेल्ड कर रखा है किसने बेटा? या तो 1 या उससे ज्यादा, या तो 1 या उससे ज्यादा। किसने? सिटीजन ऑफ इंडिया ने। क्या बोला? 1 या उससे ज्यादा किसने होल्ड कर रखा है? सिटीजन ऑफ इंडिया ने। या फिर 1 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट ने, 1 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट ने, जो कहां की है बेटा? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, 1 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट ने जो कहां की है बेटा? इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली और एग्रीगेट, सच कंपनी शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो ध्यान से, इन लोगों ने अगर इस फॉरेन कंपनी के 50% तक के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो इस कंपनी को हम इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी मान लेंगे। इस कंपनी को हम क्या मान लेंगे बेटा? इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी मान लेंगे। और इस कंपनी को इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी मानने के बाद मतलब इसके ऊपर सारी इंडियन लॉज अप्लाई होगी। समझा मैंने क्या बोला? एक फॉरेन कंपनी है, जब मैंने पढ़ा था 1956 के लॉ में, तब इसका सेक्शन था सेक्शन 4 क्लॉज 7।
तब इसका सेक्शन क्या था, सेक्शन 4 क्लॉज 7। अभी ये किस में सेक्शन आ चुका है, 379 में। याद आ रही है बातें, पक्का समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी भी फॉरेन कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स या तो एक इंडियन सिटीजन ने या एक से ज़्यादा सिटीजन ने मिलके या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट ने या एक से ज़्यादा इंडियन कंपनी ने मिलके अगर शेयर्स ले रखा है तो उस कंपनी को हम इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी मान लेंगे और उसके ऊपर इंडिया के सारे लॉज अप्लाई होंगे, मुटैटिस मुटेंडिस। आ रही है बातें समझ में? सर सब समझ में आया, वो लास्ट में जो आपने हरकतें की हैं पहले वो बताओ बेटा। मुटैटिस, MUTATIS, मुटैटिस मुटेंडिस, MUTANDIS, मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। सर सीधी तरीके से नहीं लिख सकते थे एज इट इज। तो बेटा लॉ मेकर कैसे पता चलेगा कि वो लोग लॉ बना रहे हैं? फिर आम इंसान में और लॉ मेकर में कुछ तो फर्क होना चाहिए बेटा। समझ में आ रहा? वो बातें समझ में आ गई? मुटैटिस मुटेंडिस याद रहेगा। जैसे इंडियन कंपनी के ऊपर लॉ लगेंगे वैसे ही फिरंगी के ऊपर भी लॉ लगेंगे। वो वर्ड बेटा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मुटैटिस मुटेंडिस, पहले ही पॉइंट पे लिखा हुआ है, दिख रहा है पहले पॉइंट पे। उसके बाद सेक्शन नंबर 92 दिख रहा? बताओ क्या पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 92 में? उस मुटैटिस मुटेंडिस के नीचे बताओ सेक्शन नंबर 92। वेरी गुड। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न बेटा याद करो, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर नाम का हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने एनुअल रिटर्न की बात की थी। तो 92 सेक्शन फाइल करता है बेटा एनुअल रिटर्न को। किसको फाइल करता है? एनुअल रिटर्न को। तो बोलो एनुअल रिटर्न आपको भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका बेटा पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 कट कर दीजिए, 3, 4 और 5 कट कर दीजिए। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? इसी के साथ हमारा चिंदी सा टॉपिक जो चल रहा था वो खत्म बेटा। कौन सा? फिरंगी कंपनी। याद हो गया फिरंगी कंपनी का प्रोविजन? कितने कंपनी हमने पढ़ लिए? 4। कौन कौन से? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फिरंगी कंपनी। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट आ रहा है अगेन जोरदार कंपनी बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब मेरे नोट्स में बेटा अगर तुम चेक करोगे तो होल्डिंग सब्सिडरी पेज नंबर 9, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11, यहां तक लिखा हुआ है। यानी पॉइंट नंबर 6 से पहले पहले पॉइंट नंबर 5 पे है ना बेटा होल्डिंग एंड सब्सिडरी। पॉइंट नंबर 6 से पहले पहले पूरा कंटेंट किसका है? होल्डिंग सब्सिडरी का। अगर तुम चाहते हो कि उतना बड़ा कंटेंट ना याद रखूं तो जितनी बातें मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं बस उतना याद रखो और उतना ही लिख के आना, वो भी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। क्या होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी? ठीक है ध्यान से, मैं यहां पे लिख रहा हूं होल्डिंग कंपनी और यहां पे लिख रहा हूं सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। चलिए होल्डिंग कंपनी का ऐसे रैंडम नाम रखते हैं बेटा टाटा लिमिटेड, ठीक है। और सब्सिडरी का नाम रखते हैं ऐसे रैंडम बाटा लिमिटेड। होल्डिंग का नाम टाटा और सब्सिडरी का नाम बाटा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से बेटा, इन दो कंपनी के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए? क्या बोला मैंने? इन दो कंपनी के बीच के रिलेशनशिप को, इन दो कंपनी के बीच के रिलेशनशिप को कब बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला है? ठीक है, तो कैसा रिलेशनशिप दोनों में एस्टैब्लिश हो जाए कि ये कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है, अगर इन दोनों कंपनी के बीच में मैं 3 रिलेशनशिप लिखने वाला हूं, 3 में से कोई भी रिलेशनशिप दिख गया, समझ जाना ये क्या है बेटा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है, पहला रिलेशनशिप ध्यान सुनना, या तो टाटा ने बाटा का या तो बाटा ने टाटा का। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? टाटा ने बाटा का और बाटा ने टाटा का। क्या किया भाई? तो या तो टाटा ने बाटा का या तो बाटा ने टाटा का क्या ले लिया है? 50% से ज्यादा शेयर्स। और यहां पे शेयर्स का मतलब है ओनली वो शेयर जिसके ऊपर वोटिंग राइट होती है। तो कौन सा शेयर्स होगा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और वो प्रेफरेंस शेयर्स जिस पे कंपलसरी है कि वो कन्वर्ट होने वाला है इक्विटी में, तो वोटिंग राइट उसमें भी होगा। आ रही बात है समझ? मैंने क्या बोला? बोलो जरा। टाटा ने
बाटा ने दोनों में से किसी ने भी किसी का क्या ले लिया 50% से ज्यादा शेयर। शेयर्स का मतलब वोटिंग राइट। अच्छा ध्यान से, अगर टाटा ने बाटा का लिया तो टाटा क्या कहलाएगा, होल्डिंग, और बाटा ने टाटा का लिया तो बाटा होल्डिंग और टाटा सब्सिडरी। याद रहेगा पक्का, कोई दिक्कत? पहला क्या बोला मैंने, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट, समझ में आ गया। दूसरा, अगर टाटा बाटा के ऊपर कंट्रोल कर रही है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल, टाटा किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, बाटा के, या बाटा टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई तुमने कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर रखा है। कंट्रोल मींस जैसा टाटा बोल रहा है वैसा बाटा कर रहा है, या जैसा बाटा बोल रहा है वैसा टाटा कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। मान लो टाटा बाटा की सुन रहा है तो बाटा होल्डिंग, बाटा होल्डिंग और टाटा सब्सिडरी। और अगर बाटा टाटा की सुन रहा है, टाटा होल्डिंग बाटा सब्सिडरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट? पक्का। चलिए पॉइंट नंबर 3, ये जोरदार है बेटा। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से, मान लो बेटा सौरभ ने सोमेश का 50% से ज्यादा शेयर्स लिया, तो सौरभ क्या कहलाएगा, और सोमेश सब्सिडरी। अच्छा, सोमेश ने श्री का 50% से ज्यादा शेयर्स ले लिया, सोमेश ने श्री का 50% से ज्यादा शेयर्स ले लिया। अब बताओ सोमेश क्या कहलाएगा और श्री क्या कहलाएगा? अब सवाल ये उठा, देखो इसने इसका 50% से ज्यादा लिया, इसने इसका 50% से ज्यादा लिया, ठीक है। इनडायरेक्टली श्री जो है वो सौरभ का सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसका पेरेंट कौन, ये, इसका पेरेंट कौन, ये, इनडायरेक्टली इसका पेरेंट कौन हो गया, ये। वो बातें समझ में आ रही है नहीं? इनडायरेक्टली देखा जाए भाई, सौरभ का पेरेंट, सॉरी सोमेश का पेरेंट श्री सौरभ हो गया, और श्री का पेरेंट सोमेश हो गया। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली श्री जो है वो किसका बच्चा हो गया? बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट? तो मुझे बताओ ये कौन बन गया, ग्रैंड पेरेंट, और ये क्या बन गया, पेरेंट, और ये क्या बन गया, सन। तो मुझे बताओ ग्रैंड पेरेंट का कंट्रोल किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर, और पेरेंट का कंट्रोल किसके ऊपर, सन के ऊपर। इनडायरेक्टली सन का कंट्रोल किसके ऊपर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ग्रैंड पेरेंट का सन के ऊपर। याद रहेगा, रिलेशनशिप समझ में आया। चलो हमने ये बोला सौरभ होल्डिंग, ये सब्सिडरी, यहाँ पे सोमेश होल्डिंग और श्री सब्सिडरी, तीनों रिलेशनशिप समझ में आ गए। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, इन दोनों को बोलते हैं बेटा सिस्टर कंसर्न कंपनी। ये दोनों आपस में बहनें इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर कंसर्न कंपनी, ठीक है बेटा। जब मैंने ये सिस्टर कंसर्न कंपनी पढ़ा था ना, मैंने मतलब 2009 में मैं एग्जीक्यूटिव में था, तो 2009 में मैंने ये संगीत केडिया सर ने मुझे पढ़ाया, ठीक है। 2009 से पहले बहुत बचपन में बेटा, बहुत बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी पापा लोगों के साथ। फर्स्ट मूवी थी मेरी पापा के साथ, फर्स्ट मूवी थी बलमा, और सेकंड मूवी मैंने पापा के साथ, वो भी जब नानी गांव गया था, नानी के घर गया था, तो उधर से लौट रहे थे, पापा ने बोला चलो आज मूवी देखते हुए घर जाएंगे। मूवी देखी थी बेटा सिर्फ तुम। उस सिर्फ तुम मूवी में उस टाइम, यानी मैं करीब 10 या 11 साल या 12 साल का होऊंगा, उस टाइम वहां पे एक वर्ड बोला गया था सिस्टर कंसर्न कंपनी। मुझे उस टाइम नहीं समझा, लेकिन जब केडिया सर ने बताया तब मुझे याद आया, अच्छा हाँ सिर्फ तुम मूवी मैंने देखा था सिस्टर कंसर्न कंपनी। तो समझ में आया कि सिस्टर कंसर्न कंपनी क्या होती है। सबसी की सबसी, सबसी की सबसी। देखो ये क्या है, सबसी किसकी सबसी, होल्डिंग की सबसी, और सबसी की सबसी क्या कहलाएगी, सिस्टर कंसर्न कंपनी। याद रहेगा पक्का, कोई डाउट? बताओ याद हो गया, जल्दी से बताओ। 3 रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। क्लियर है? जल्दी से बताओ। पहला क्या बोला मैंने, 50% से ज्यादा आपने क्या ले रखा है,
वोटिंग राइट। दूसरा क्या बोला? बोर्ड को कंट्रोल। तीसरा क्या बोला? एक ने दूसरे का शेयर्स लिया, दूसरे ने तीसरे का लिया, ठीक है, तो तीसरा वाला इनडायरेक्टली पहले वाले का सब्सिडरी, और बीच के दोनों को क्या बोलेंगे? सिस्टर कंसर्न कंपनी। दिक्कत? अब ध्यान से, सर ये टाटा, ये बाटा है, अब इसको मैं प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूं। क्या एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो सकती है? पॉसिबल है? क्या एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो सकती है? हाँ या ना, इतना तो बोलो। क्या एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो सकती है? अब देखो, बहुत बच्चों के माइंड में गलत फहमी रहती है कि होल्डिंग है तो बड़ी होगी, सब्सिडरी है तो छोटी होगी, ठीक है। नालायक अपना ही कंसेप्ट बनाते हैं, लॉ मेकर ने ऐसा सोचा नहीं, इनके दिमाग अपने चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में यही लिख के आते हैं। एग्जाम में जैसे ही पूछा कि क्या एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग बन सकती है, किसकी? सब्सिडरी की, बच्चा सोच में पड़ गया। ओ बेटा, क्या लॉ मेकर ने तुझे ऐसा बोला कहीं? कोई भी हो सकता है बेटा होल्डिंग, चाहे प्राइवेट या। चलो बताओ, क्या ये रिलेशनशिप, क्या ये जो रिश्ता है, क्या इंडियन और फॉरेन कंपनी में एस्टैब्लिश हो सकता है? क्या ये रिश्ता इंडियन और फॉरेन कंपनी में एस्टैब्लिश हो सकता है? यस, पता है। इसी वजह से होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में कंपनी को नाम दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट का। किसका? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बेटा बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है, देखो आपके नोट्स में लिखा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट, दिख रहा? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 है। पता है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? ध्यान सुनना। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच आर एग्जम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। इंडिया में प्रेसिडेंट के ऑफिस को कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन सोल। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपने नाम से काम करता है, प्रेसिडेंट अपने नाम से काम करता है, ठीक है। ध्यान से याद रखना बेटा, उस दिन ही मैंने समझाया था, इंडिया में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कुछ नहीं होता बेटा, प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। किसका वजूद है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसी वजह से बोला जाता है इंडिया के फर्स्ट सिटीजन ही कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट। बट इट डजंट मीन कि प्रेसिडेंट विल पर्सनली लायबल फॉर दैट। प्रेसिडेंट विल पर्सनली लायबल फॉर दैट। प्रेसिडेंट लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए देखते हो कभी भी कोई केस फाइल होता है तो किसके नाम पे होता है? यूनियन ऑफ इंडिया। कभी ऐसा सुना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस फाइल कर दिया, किसके नाम पे होगा? यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जो कॉर्पोरेशन सोल है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी एग्जम्प्ट कर रहा है कि भाई तुम भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं हो तो नहीं हो। आ रही है बातें समझ में? पक्का? अब ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ? डेफिनेशन को गहराई में जाओ। बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वही हो सकता है जो कंपनी होगा। क्या एक पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है? नहीं। क्या एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा? एलएलपी तो बेटा हाइब्रिड है, मतलब उसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के और कुछ फीचर्स कंपनी के हैं। वो प्योर बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी है। आ रही है बातें समझ में? तो अगर तुझे बॉडी कॉर्पोरेट बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? कंपनी। अब आपसे एक सवाल है, फॉरेन कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? हाँ सर, इस डेफिनेशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी? यस, कंपनी है ना, तो क्या कहलाएगी बेटा? तो इसका मतलब क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट हैज अ वाइडर टर्म, कंपनी हैज अ नैरोअर टर्म। अगर मैं बोल रहा हूं कंपनी तो मैं इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों हो सकता है, इंडियन भी और फिरन की भी। आ रही बातें समझ में? इसीलिए बेटा होल्डिंग एंड सब्सिडी के रिलेशनशिप में वर्ड क्या लिखा? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सिर्फ कंपनी वर्ड लिखा होता तो दिक्कत हो जाती। सिर्फ रिलेशनशिप किसके बीच में होता? इंडियंस के बीच में। लेकिन अब हमने रिलेशनशिप कहां तक पहुंचा दिए? आउटसाइड इंडिया तक। याद रहेगा? पक्का? कोई डाउट? यही था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक, दैट इज होल्डिंग एंड सब्सिडी। समझ में आ गया? चलो, अभी तक हमने कितने कंपनी पढ़े पहले मुझे ये बता दो। 4, 5, आगे भी गिनती होती है?
प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा, पब्लिक कंपनी पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, फिरंगी कंपनी पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद होल्डिंग कंपनी पढ़ा, सब्सिडरी कंपनी पढ़ा। ओ वही नहीं हुआ, अलग अलग है दोनों। वो रिश्ता क्या कहलाता है उसमें नहीं रहने का। कितने पढ़ लिए बेटा? 6 कंपनी पढ़ लिए। अब एक और कंपनी पढ़ा रहा हूं बेटा, एसोसिएट कंपनी। बहुत ही सिंपल। मुझे बताओ सब्सिडरी कब बनूंगा? सब्सिडरी कब बनूंगा? 50% से ज्यादा होगा तो सब्सिडरी। ध्यान सुनना, अगर मैंने किसी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स ले लिए, 20% अप टू 50% तक, कितने बोला मैंने? 20 अप टू 50, तो मैं कहलाऊंगा एसोसिएट। समझा? जैसे मान लो टाटा ने बाटा का 31% शेयर्स लिए तो एसोसिएट, 51 ले लिया तो होल्डिंग सब्सिडरी। समझा? तो 20%, एटलीस्ट 20% होना चाहिए, 20% और मोर, अप टू कहां तक? 50% तक, तो क्या कहलाओगे? एसोसिएट। 50% से ज्यादा तो सब्सिडरी, अप टू 50% तक एसोसिएट, 50% से ज्यादा हुआ तो सब्सिडरी। समझ में आ गया? कितने कंपनी पढ़ लिए हमने? 7 कंपनीज के डेफिनेशंस पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी। 7th है हमारा। 8th है हमारा क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट कंपनी। चलो पहले आप लोग बताओ, आप लोग क्या समझते हो इन्वेस्टमेंट कंपनी को? कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन काम ही क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट करना। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। वो कंपनी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे शेयर्स खरीदना, ये कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखो एक लाइन पढ़ लो, उसी में समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। Section number 186 means a company whose principal business is the acquisition of shares, debentures or other securities. An investment company is a company the principal business of which consists in acquiring, holding and dealing in the shares and security. The word investment no doubt suggests only the acquisition of holding of shares and security and thereby earning income by way of interest on dividend etc. But investment company is actual practice earn their income not only through the acquisition and holding by but also dealing in shares of security by way of sale and purchase. तो कोई भी कंपनी जो शेयर्स में डील कर रही है, कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटीज में डील कर रही है, हम क्या बोल देंगे? दैट इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी। याद रहेगा? सिंपल डेफिनेशन है। चलिए अब आते हैं बेटा प्रोड्यूसर कंपनी। कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर। सेक्शन नंबर 465 में बेटा प्रोड्यूसर कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। अब सेक्शन नंबर 465 सिंपल बोलता है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मेन काम क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूस करना। जिसका मेन काम क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूसर कंपनी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लैरिफाई नहीं किया लॉ मेकर ने, लेकिन हाँ क्या बोला कि अगर आपके कुछ कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट इस नेचर का दिख जाए तो समझ जाना वो प्रोड्यूसर कंपनी है। उन्होंने डेफिनेशन क्लैरिफाई नहीं किया, हमें क्या बता दिया? लिस्ट बता दिए। किस चीज के? कि अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट इस नेचर का हो तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्रोड्यूसर कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्ट इस नेचर का हो तो वो कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? प्रोड्यूसर कंपनी। कौन सी लिस्ट ऑब्जेक्ट है बेटा? ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ अ मेंबर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ देयर बिहाफ। यानी जिसका काम होता है प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, वो कंपनी किसकी डेफिनेशन में आएगी बेटा? प्रोड्यूसर कंपनी के डेफिनेशन में आएगी। क्लियर है? दूसरा देखो लिखा है प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रीविंग, वेंटिंग, कैनिंग एंड पैकिंग। जो कंपनी पैकिंग में डील करती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोड्यूसर कंपनी। समझ में आ रहा? फिर क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सप्लाई ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट या कंज्यूमेबल्स, तो क्या कहलाएगी वो? प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल टू इट्स मेंबर्स। अगर आप अपने मेंबर्स को ही क्या दे रहे हो बेटा? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे एनपीओ होता है, ठीक है। जैसे ये आपका मुंबई में आपने नाम सुना वीसी का, वेंचर कैपिटल। मुंबई में उसको अलग नाम से बोलते हैं, बीसी करके बोलते हैं, जहाँ पे 4-5 लोग जो है ना एक फंड बनाते हैं और उसमें पैसा डालते हैं ना,
पैसा डालते हैं और फिर उनको जब जरूरत पड़ती है वहाँ से पैसा निकाल लिया और फिर उसमें पैसा डाल दिया। तो क्या होता है कि लोगों की नीड अपनी पूरी हो जाती है, ठीक है। उसका एक्चुअल नाम बेटा VC है, VC, लेकिन मुंबई में उसको BC बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम जो है VC है। VC का कंसेप्ट बेटा हमारे शेयर मार्केट से आया है, वेंचर कैपिटल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। और ये बात है, जब मुंबई में मैं आया था ना फर्स्ट टाइम, तो ऐसे ही बोल रहे थे हमने BC बना रखा है, BC बना रखा है। मैं कंफ्यूज, क्या हो रहा है ये? फिर मैंने पूछा कि क्या करते हो इसमें, तो बोला हम 4-5 लोग होते हैं, पैसा डालते हैं और जब भी किसी को नीड हुआ तो हमने पैसा वहाँ से निकाल दिया। मैंने बोला भाई तो उसको VC बोलना, वो वेंचर कैपिटल होता है, ठीक है। बट मुंबई में उसको इसी नाम से जानते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर जनरेटिंग, ट्रांसमिसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। ये सारी कंपनी क्या कहलाती है बेटा? प्रोड्यूसर। कोई भी 5 बातें याद रखना, कोई भी 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मदर डेयरी, मदर डेयरी का मिल्क आता है, कौन सी कंपनी है वो? मदर डेयरी मिल्क की है, वेरी गुड। क्या वो प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगा? यस, मदर डेयरी क्या है बेटा? प्रोड्यूसर कंपनी। आपको पता है मदर डेयरी कौन से फॉर्म में काम कर रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मदर डेयरी, अमूल, ये सब किस फॉर्म में काम कर रही है बेटा? कोऑपरेटिव। पता है इसका मतलब क्या होता है? फार्मर्स लोग आते हैं अपना मिल्क लेके और बस मदर डेयरी का या अमूल का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रोड्यूस वो सेल्फ सेल करते हैं। अरे ये बातें समझ में? ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप अपना ब्रांड बना सकते हो। लास्ट टू लास्ट नाइट मैं बेटा एक मूवी देख रहा था साउथ इंडियन। उस मूवी में पता है क्या दिखाया गया? लोगों को रिलेटिव चाहिए था भाड़ा पे, किराए पे रिलेटिव प्रोवाइड करते थे। उसने एक इन्वेंशन किया कि इंडिया में कितना दर्द है लोगों को, ठीक है, और उसने एक बिजनेस खड़ा कर दिया। 4-5 पढ़े लिखे इंजीनियर्स ने एक बिजनेस खड़ा किया जिस बिजनेस का नाम ही रखा नीड रिलेटिव देन कॉल मी, नीड रिलेटिव देन कॉल मी। और कितने लोग आए और इतनी बड़ी कंपनी बन गई जो इंडिया और आउट से इंडिया तक उस कंपनी की जय जयकार होने लगी। सोचो क्या चाहिए लोगों को आज? रिलेटिव। कितने दुख में हम, ठीक है। और कभी कभी हम क्या बोलते हैं बेटा, वो एक मूवी आई थी ना, अतिथि देवो भव, ठीक है, फिर उसके बाद अतिथि तुम कब जाओगे। हम ऐसा अपने रूल में क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। मूवी क्या बनाई थी? अतिथि तुम कब जाओगे। समझ में आ रहा? तो बेटा हमारे देखो लाइफ हमारा कितना स्ट्रगल भरा है। हमने कभी आज तक एंजॉयमेंट की बात ही नहीं की है कि नहीं? हमेशा किस में जीते रहते? टेंशन में। अरे आज अमित सर का सुबह सुबह लेक्चर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर आज तो फ्राइडे है, अमित सर टेस्ट भी लेने वाले हैं। टेंशन में ही जी रहे। आजा बेटा। सर एक सेकंड, आपको ये सारी मूवीज मिलती कहां से? हमें तो ये सब मूवीज में दिमाग में घुसती नहीं है। नहीं, वो दिमाग में जाने के लिए स्पेस नहीं है ना। सर ये गलत हो गया। आजा बेटा, इधर इधर इधर। बस 3-4 कंपनी और बच चुकी है बेटा। 1% कंपनी, नाम लेते ही खत्म है। 1% क्या होगा? एक ही इंसान होगा। 1% एक ही इंसान होगा। क्या? अच्छा डॉर्मेंट कहाँ छूट गया? ठीक है बाद में कर लेंगे। कहाँ छूटा डॉर्मेंट नालायक? अच्छा ठीक है कर लेंगे थोड़ी देर में। डॉर्मेंट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे कर लेंगे। 1% कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही इंसान होगा भाई। पहले ये कंसेप्ट नहीं था। अब इमेजिन करो मैंने अब कंपनी खोली, अमित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आज खोली, कल एक्सीडेंट में मारा गया, कंपनी चलेगी? कैसे गया मैं? सर कंपनी अलग है और आप अलग हो। ओ बेटा मैं अकेला था। जब बेटा इंडिया में कंसेप्ट सोचा गया 1% कंपनी, पता है कंसेप्ट हमने सबसे बाद में कॉपी किया है। इस कंसेप्ट को अपनाया था चाइना वालों ने, पाकिस्तान वालों ने, और फिर बाद में 1% कंपनी का कंसेप्ट हमने भी अपनाया। लेकिन 1% कंपनी को जब हमने सोचा ना, इसमें दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? सर एक लौता इंसान रहेगा, ठीक है, अगर वो
एक्सपायर कर गया तो क्या होगा, कंपनी का वजूद क्या रहेगा। तो 1% कंपनी कैसे बनाया जाता है इसको मैं अगली क्लास में डील करूंगा, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। अगली क्लास हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे होगी, ठीक है। तो हम डील करेंगे उसमें हाउ टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ठीक है। अभी के लिए हिंट देता हूं, कोई भी 1% कंपनी बनाने के लिए आपको नॉमिनी की जरूरत होती है। विदाउट नॉमिनी यू कांट इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं अपना ओपीसी बनाना चाहता हूं तो आरओसी सबसे पहले पूछेगा बेटा ये बता कल के दिन अगर तुझे कुछ हो गया तेरा उत्तराधिकारी कौन। अब जरूरी नहीं कि मैं अपने ब्लड रिलेशन में ही किसी को उत्तराधिकारी बना दूं, किसी को भी बना सकता हूं। कोई भी पर्सन मेरा क्या बन सकता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, कोई भी। क्या सर उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज किया जा सकता है, यस। क्या उसकी जगह पे दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है, यस। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कंपनी खोला और जया को मैंने क्या बना दिया, अपना नॉमिनी। लेकिन किसी को भी नॉमिनी बनाने से पहले भाई पूछ उससे कि क्या वो नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं। अब मैंने उसको नॉमिनी बना दिया, जैसे कल के दिन मुझे कुछ हुआ वो मेरी जगह पे आ जाएगी। अब वो अकेला, अब उसको अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो उसने आरिका को अपॉइंट कर लिया, अब जया को कुछ हुआ तो आरिका ऊपर, और फिर वो अकेला, फिर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। बताओ कंपनी बंद होगी कभी, ये सिलसिला कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अभी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अगली क्लास में बेटा हम इनकॉर्पोरेशन का ही टॉपिक लेंगे, डिटेल में समझेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट। आज हम जितनी भी कंपनी पढ़ रहे हैं ना इन सबका अलग अलग इनकॉर्पोरेशन भी हमें सीखना है अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो हमने पढ़ लिया 1% कंपनी। अब बात करते हैं बेटा स्मॉल कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में छोटा सा बेटा एक इसके डेफिनेशन में चेंज आया है। एक मिनट मैं बताता हूँ चेंज क्या आया है। यस हाँ, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आया है। 2 करोड़ कुछ ऐसा है। पत्थर का है क्या? और इस रूम का क्या पनौती है। अरे क्या नाम है इसका, वाईफाई देने का। अरे तुम्हें ही बोला नलायक। Redmi 6 Pro है ना, ठीक है। पता है इसके लिए बोलो मुझे याद। हाँ बेटा अभी जो स्मॉल कंपनी की जो न्यू डेफिनेशन आई है, बराबर बोला हम लोग को भी तेरी शक्ल देख के। देखो आपके पहले चेंज करो बेटा, डेफिनेशन में चेंज करो। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को आप देखो जरा, ओ बेटा शांत। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को जरा देखो, उसमें देखो पेड अप शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है, 50 लाख, मैक्सिमम अप टू 5 करोड़, वो बेटा हो चुका है 2 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम 20 करोड़ ना। एक मिनट
पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs लिखा हुआ है, और सच हायर अमाउंट विच में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ बेटा, 10 2 को 10 करो, और नीचे देखो फिर लिखा हुआ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और मैक्सिमम अप टू 100 करोड़, मैक्सिमम अप टू 100 करोड़। समझ में आ गया? चलिए अब बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं हम किसका, स्मॉल कंपनी का। सुनो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में क्या बदलाव आया। अगर कोई कंपनी है वो स्मॉल कब कहलाएगी, दो बेसिस पे स्मॉल कहलाएगी, या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल चेक करो या तो उसका टर्नओवर चेक करो। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्स टू मैक्स 50 लाख है या फिर ज्यादा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना 10 करोड़ तक, तो तुम क्या कहलाओगे, स्मॉल। टर्नओवर मिनिमम 2 करोड़ और मैक्सिमम 100 करोड़, तो तुम क्या कहलाओगे, स्मॉल। याद रहेगा, जितनी भी स्मॉल कंपनी है उनको बेटा रिलैक्सेशन दे। और हाँ एक बात और समझना, 3 कंपनी कभी स्मॉल कहला ही नहीं सकती, 3 कंपनी कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी। कौन कौन सी कंपनी सर, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी, और कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है वो स्मॉल नहीं कहलाएगी। 3 कंपनी मैंने बोला, कौन कौन सी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी, एनपीओ कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी, और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो कंपनी बनेगी वो कभी स्मॉल नहीं कहलाएगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान से, स्मॉल कंपनी को एक रिलैक्सेशन दिया गया कि बेटा तुम साल में सिर्फ 2 मीटिंग करना। कितनी मीटिंग करना, 2 मीटिंग, और 2 मीटिंग के बीच का गैप कम से कम 90 डेज रखना। 2 मीटिंग के बीच का गैप कम से कम कितना रखोगे बेटा, 90 डेज, यानी 90 दिन के बाद ही दूसरी मीटिंग करना। ठीक है, ध्यान से, स्मॉल कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश फ्लो अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट समझते हो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये रिलैक्सेशन दिए गए किसको बेटा, स्मॉल कंपनी को। दूसरा एक और याद रखो, स्मॉल कंपनी का मर्जर अमलगमेशन के लिए अलग से सेक्शन ही बनाया गया है। स्मॉल कंपनी का मर्जर अमलगमेशन के लिए अलग से सेक्शन ही बनाया गया है। तो मर्जर अमलगमेशन के लिए अलग से सेक्शंस बनाया गया किसका बेटा, स्मॉल कंपनी। तो देखो 3 बेनिफिट है। पहला, स्मॉल कंपनी का मर्जर अमलगमेशन का प्रोविजन टोटली अलग है। दूसरा, स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा, स्मॉल कंपनी को साल में सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है। बस याद ये रखना है कि 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप कम से कम 90 डेज होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर्स कहां लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, निधि कंपनी, निधि कंपनी कौन सी होती है, ध्यान से सुनो, ये सेम बेटा मुंबई वाली कंसेप्ट जो है ना अपन का वीसी, उसका ही पार्ट है ये। निधि कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी बनाई जाती है, कुछ मेंबर्स मिलके एक कंपनी बनाते हैं। बेटा सुन लो, कुछ मेंबर्स मिलके एक कंपनी बनाते हैं और सब उसमें अपना अपना फंड डालते हैं। और जैसे मान लो हम सब क्लास के बच्चों ने मिलके हर एक दिन 2 रुपया 5 रुपया जिसको जैसा होता है उस फंड में डालते हैं, तो हमारा क्या हो गया बेटा, निधि कंपनी। लेकिन निधि कंपनी बनने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए 5 लाख का इनिशियल कैपिटल होना चाहिए, 5 लाख का क्या होना चाहिए, इनिशियल कैपिटल होना चाहिए। तो मान लो हम लोगों ने सबने फंड जमा किए, 6 लाख का इनिशियल कैपिटल जमा किया और हमने अपनी कंपनी को निधि के नाम से रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब मान लो महिमा को हायर एजुकेशन करना था, अब महिमा ने क्या किया, हमारे निधि कंपनी से लोन ले लिया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट पता है क्या होता है, मार्केट में लोन मिल रहा है 12% पे, अपनी कंपनी ने इसको लोन दे दिया 2% पे। लेकिन ये लोन ओनली हमारे कंपनी के मेंबर को ही मिल सकता है। हम लोग मेंबर है लेकिन कृष्णा सर नहीं है, उनको नहीं मिलेगा, वो बाहर वाले हो गए। तो निधि कंपनी ओनली एंड ओनली बेनिफिट किसको देती है बेटा, एग्जिस्टिंग मेंबर को देती है, आउटसाइडर को नहीं देती है। समझ में आ गया? तो सेम बेटा मुंबई में जो कंसेप्ट चलता है वेंचर कैपिटल का, सेम वही कंसेप्ट है ये निधि कंपनी। बट निधि कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए कम से कम कितना कैपिटल चाहिए, 5 लाख। और ये कंपनी सिर्फ अपने ही मेंबर को बेनिफिट देगी, बाहर वालों को कोई बेनिफिट ये नहीं देती है। आ रही है बातें समझ में? तो ये हो गया बेटा आपका निधि कंपनी। ठीक है, उसके बाद देखो पार्ट 1 कंपनी आपको दिख रहा है। पार्ट 1 देखो क्या होता है, पार्ट 1 कंपनी। पार्ट 1 कंपनी में आता है बेटा पार्टनरशिप फर्म आता है, एलएलपी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, या एनी अदर बिजनेस एंटिटी, एनी अदर बिजनेस एंटिटी। ठीक
ठीक है, वो सब बेटा किस में आएगा, पार्ट 1 में आएगा। कब, जब उस पर्सन के कम से कम 7 या उससे ज्यादा मेंबर है और वो लोग चाह रहे हैं कि हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हों, तो क्या कहलाएगा वो, पार्ट 1 कंपनी। देखो पार्टनरशिप के लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी के लिए क्या है, एलएलपी, ठीक है। सोलो प्रोप्राइटर के लिए क्या है, सोलो प्रोप्राइटरशिप। अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, भाई मान लो 7 लोग मिलके कोई पार्टनरशिप खोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, नहीं हम पार्टनरशिप तो खोल रहे हैं लेकिन अपन रजिस्टर्ड करवाएंगे एज पर कंपनीज एक्ट, तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट 1 कंपनी, ठीक है। एक होता है बेटा अनरजिस्टर्ड कंपनी। कोई कंपनी अगर इंडियन कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कंपनी लॉ को इस्तेमाल करके वाइंड अप करना चाहती है, ध्यान सुना, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में 7 पार्टनर है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि अपन डिसोल्यूशन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उस टाइप की कंपनी को बोलेंगे अनरजिस्टर्ड कंपनी। देखो हमने पार्ट 1 में क्या बोला, इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो आप कंपनी के अकॉर्डिंग तो पार्ट 1, डिसोल्यूशन कर रहे हो तो अनरजिस्टर्ड। दोनों में मेंबर देखो 7 ही है, लेकिन क्या जो कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है उसको हम बोलेंगे पार्ट 1? नहीं, आप तो प्योर कंपनी लॉ फॉलो कर रहे हो ना। मैंने क्या बोला, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर 7 या उससे ज्यादा मेंबर और वो चाहते हैं हम कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट 1। और वो चाहते हैं कि हम कंपनी लॉ को फॉलो करके वाइंड अप करें, तो अनरजिस्टर्ड। याद रहेगा, इनकॉर्पोरेट करे तो पार्ट 1, वाइंड अप करे तो अनरजिस्टर्ड। समझ में आया नहीं आया, पक्का, कोई डाउट? इसी के साथ बेटा हमारा एक छोटा सा चैप्टर जो था खत्म हो गया। जल्दी से बता दो कितने टाइप्स की कंपनी पढ़ी, बोलो। पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन्वेस्टिंग कंपनी, देन 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, फिर पार्ट 1 कंपनी और अनरजिस्टर्ड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। इतनी सारी बेटा हमने कंपनी आज सीखी। अगली क्लास में ये सीखेंगे कि इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज कंपनीज, ठीक है। अगला क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा बेटा कब, वेडनेसडे को। अभी आप लोगों को मंडे रिलैक्सेशन दे दिया, मैंने बोला बहुत टॉर्चर कर लिया, अब नहीं, खुशी मिली? थैंक यू सर। अभी मौका मत देता हूँ।